Assalamu beta. Today we'll start graphical method for determination of rate. तो हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट से जो डेटा आएगा उससे जो है हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जो है हम उससे किस तरीके से जो है वो निकालते हैं ऑर्डर जो है रिएक्टेंट्स का। तो ग्राफिकल मेथड में जो है हम यूज करते हैं नंबर 1 हाफ लाइफ और दूसरा जो है हम इसमें यूज करते हैं इनिशियल रेट मेथड। तो हाफ लाइफ जो है उस रिएक्टेंट के लिए यूज किया जाता है। पहली बात कर लेते हैं हम जो है इसमें हमारे पास जो डेटा आएगा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, इस तरीके से हमारे पास लाइनें आती हैं। तो ये जो है हाफ लाइफ मेथड जो है इसमें हम छोटा सा एग्री कैप दे रहे हैं। ये वो मेथड था जिससे जो है हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो पहली बात ये है कि इसमें हाफ लाइफ मेथड में इफ द रिएक्टेंट whose concentration is plotted on y axis, वो रिएक्टेंट आपको क्वेश्चन में जब देगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन y एक्सिस पे प्लॉट की होगी उसके लिए हम हाफ लाइफ मेथड यूज कर लेंगे। आपको ये बात रिकॉल करवा रहे हैं कि जीरो में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती थी डिक्रीजिंग हाफ लाइफ, फर्स्ट में जो है हमारे पास कांस्टेंट हाफ लाइफ होती थी और सेकंड में हमारे पास स्टीपर कर्व हो जाती थी, इंक्रीजिंग हाफ लाइफ हो जाती थी। इसमें देखिए दो रिएक्टेंट्स लिए हैं इसमें, देयर टू रिएक्टेंट्स। इसकी बेस के ऊपर अगर रेट इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा रेट के, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन और एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। ठीक है जी। अब जो है इनमें से देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है। तो ये अगर उसने ग्राफ दिया है तो हमें आर बी आर जो है ये वाला प्लॉट करके दिया है। इसका मतलब इसके लिए जो है इसका ऑर्डर निकालने के लिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम हाफ लाइफ मेथड यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, हाफ होने के लिए टाइम नोट करेंगे और उसके फर्दर हाफ होने के लिए कितना टाइम लगा, 2 या 3 हाफ लाइफ उसकी कांस्टेंट चेक कर लेंगे। अगर कांस्टेंट आ रही है इसका मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर इंक्रीजिंग आ रही है तो हम बोल देंगे सेकंड ऑर्डर है, और अगर डिक्रीजिंग आ रही है इसका मतलब कि वो हमारे पास जो है वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया मामला। इनिशियल रेट मेथड, वो रिएक्टेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट ना हो, दिस मेथड विल बी यूज्ड फॉर दैट रिएक्टेंट whose concentration is not given at y axis. तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर फास्टेस्ट एट द स्टार्ट, इसलिए हम इनिशियल का वर्ड यूज किया। यहाँ पर हमने इनिशियल रेट मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे रिएक्शंस जो है शुरू में स्टार्ट में बहुत फास्ट होते हैं और जो है हम उस वक्त इनका रेट नोट करना चाहते हैं और जो है फिर वो सारे के सारे फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसी प्रोडक्ट बनती है हमारे पास। तो इसमें हमने करना क्या है, इसमें इस केस में अगर हमारे पास वो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे नहीं है तो हम क्या करते हैं, रेट विल बी मेजर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है हम डिफरेंट यूज करेंगे और उससे देखेंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी जो उसने आरबीआर प्लॉट करके दिया था उसकी कर्व पे क्या इम्पैक्ट आता है, और फिर जो है उस कर्व से जो है हम निकाल लेंगे रेट। तो और ये वाला फार्मूला यूज करके जो है हम इसको फाइंड करते हैं। तो अब जो है इस बात को हम प्रैक्टिकली जो है करके देखते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं और ये क्या है, क्या मेथड। तो हम जो है इधर रफ पे आते हैं और यहाँ पे हमने ये एक रिएक्शन लिखा, हमने लिखा आर बी आर रिएक्टेड विद OH न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है और इसमें जो है हमारे पास बन जाएगा, इस बी आर को ये हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके हमारे पास दो मैकेनिज्म हुआ करते थे, अगर आपको याद हो। हमारे पास दो मैकेनिज्म थे, एक था हमारे पास SN2 और एक था हमारे पास SN1। ये आर का मतलब जो है आपको पता है कि क्या होता है, आर का मतलब होता है आइदर CXHY, कोई भी चीज हाइड्रोकार्बन चेन को कहते हैं आर। तो हमारे पास इसमें दो मेथड थे, उसका छोटा सा रिकैप दे दूं। एक था हमारे पास SN2 मैकेनिज्म, इसमें बोथ रिएक्टेंट्स के ऊपर रेट जो है वो इम्पैक्ट डालता है, और एक था हमारे पास SN1 जिसमें ओनली वन रिएक्टेंट जो है वो इन्वॉल्व होता था, उसके ऊपर सिर्फ रेट डिपेंड करता है। इस बात को थोड़ा सा हम ये उसमें हमने पढ़ा था हैलोजन एल्केन में पढ़ा था अल्काइल हैलाइड में, इसको थोड़ा सा मैं एलॉबरेट कर दूं, जरा बता दूं कि एक्चुअली क्या क्या है। देखिए SN2 जो था ना हमारे पास, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिक्यूलर, ये होता था कि इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में, नंबर 1। नंबर 2, ये सिंगल स्टेप था एंड रेट डिपेंड करता था ऑन concentration of
RBR पे भी, अल्काइल हैलाइड पे भी एंड न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता था, दोनों पे डिपेंड करता था। कैसे होता था ये रिएक्शन? ये रिएक्शन कुछ ऐसे था कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए और यहाँ पर लगा दिया हमने Br। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। OH ग्रुप जब इस पे अटैक करता था इस कार्बन के ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम के ऊपर, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनती थी जिसमें ये मिथाइल ग्रुप अपनी जगह पे है, ये H और ये H भी अपनी जगह पे है, लेकिन Br जो है इसका बॉन्ड जो है स्ट्रेच हो जाता होता और इस तरीके से उसी दौरान जो है OH का बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा होता था, वो शॉर्ट हो जाता था और फिर हम इसके ऊपर जो है इस तरीके से ब्रैकेट लगाते थे और नेगेटिव चार्ज लगा देते थे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये कंप्लीट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इसमें एड अप हो गया, ये एक इंटरमीडिएट बनती थी और फिर जो हम एक और कर लिया वो लगाते थे कि Br जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के चला जाएगा यहाँ से, तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट आ जाती थी उसमें हम लिखा करते थे कि ये CH3 हो गया, ये दोनों इसके H हो गए और इसका जो Br था वो चला गया और उसकी जगह पे आके लग गया कौन? OH। ये एक ही स्टेप पे रिएक्शन होता था। जब एक ही स्टेप में होता था तो इसका मतलब ये सिंगल स्टेप जो है यही RDS होगा, यही स्लो स्टेप होगा, यही फास्ट होगा, कोई और तो स्टेप है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी रेट इक्वेशन लिखी जाए तो इसकी रेट इक्वेशन में आ जाएगा कि CH3 CH2 Br की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों की यूनिट 111 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके लिए। तो ये तो था हमारे पास SN2 का मैकेनिज्म। SN1 में क्या था? SN1 जो था ये करता था टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये काम करते थे। ये होता था 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसमें 2 स्टेप्स होते थे एंड रेट जो था डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली, इसके ऊपर ही डिपेंड करता था। इसका भी आपको याद करवा दें कैसा था ये रिएक्शन। ये अपेरेंटली हम इसको लिखते थे कि ये CH3 हो गया, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे लगा दिया हमने Br और यहाँ पे लिखा हमने OH और फिर ये बन जाता था हमारे पास CH3 मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप एंड इसका जो Br था वो हट जाएगा और उसकी जगह पे आगे लग जाएगा OH। अब अपेरेंटली तो वही काम हो रहा है जो पहले हुआ था, पहले भी यही हुआ कि Br हटा उसकी जगह पे OH आया, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये 2 स्टेप्स में होता था। पहले स्टेप में स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में। स्टेप 1 में क्या होता था कि ये जो था अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा इसमें विच इज मोर स्टेबल, पहले ये बॉन्ड टूटेगा और टूटने पे बन जाएगा ये आपके पास कार्बोकेटाइन और साथ बन जाएगा Br नेगेटिव। और सेकंड स्टेप में जब ये कार्बोकेटाइन बन जाता था तो उस वक्त इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये आपके पास बन जाएगा, इस वक्त इसके ऊपर अटैक कर देता था OH, ये इस पे अटैक कर देता था तो आपके पास यहाँ पे OH आके लग जाता था। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को देखें तो ये वाला फास्ट होगा, उसकी वजह क्या मेकिंग सेंस क्या आ रही है यहाँ पर कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जबकि ये इट विल टेक टाइम, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं बल्कि दूर जा रही है दूसरे से। दिस इज स्लो व्हाइल दिस इज फास्ट। अगर ये स्लो है तो इसका RDS पे यही होगा, अगर RDS इसका ये है, हालांकि जनरल इक्वेशन जो है वो आप देखें कि उसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में 2 हैं, लेकिन जब इसका मैकेनिज्म पता चल गया इसकी बेस के ऊपर आप इसकी जो रेट इक्वेशन लिखेंगे वो रेट इक्वेशन इसकी बन जाएगी, K लिखेंगे CH3 3 टाइम्स एंड CBr की कॉन्सेंट्रेशन
ये लिखेंगे आप। देखिए गौर से, आपको सिर्फ ये रिएक्टेंट लिखना है जो आरडीएस में होता है, ठीक है, आपको फास्ट वाला नहीं लिखना। तो इसमें जो है आपको दोनों लिखने थे, तो इसमें जो रेट इक्वेशन है दोनों की रेट इक्वेशन में फर्क आ रहा है। तो इस तरीके से अगर वो आपको यहाँ पर ये बात क्लोज कर देता है, वो आपसे कहता है कि आरबीआर, आपको पता ही नहीं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, और ओएच, और इससे बन गया आर ओ एच एंड पी आर। उसके मैकेनिज्म तो नहीं बताया ना आपको, मैकेनिज्म जब बताया नहीं है तो फिर आपको इन दोनों को देखना पड़ेगा, यार ये SN2 है, ये SN1 है, तो हमें पता ही नहीं इसके बारे में क्या। हाँ, इतना बता सकते हैं कि रेट लिखेंगे हम, फिर के भी लिखेंगे, आरबीआर भी लिखेंगे, एंड ओ एच भी लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। और इन दोनों की पावर जो है हमें नहीं पता, ना इसकी पावर पता है ना इसकी पावर पता है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। अब इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट आपको डेटा देता है वो ये कहता है आपसे कि पहली बात तो आपको ऐसे ग्राफ बना के दे देता है, यहाँ पे लिख देता है RDR कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे दे देता है आपको टाइम। इसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से ये बना के देता है कर्व, और जो है हम इस कर्व को जरा देख लेते हैं कि कुछ ऐसी कर्व जो है उसमें बना के दे दी आपको। तो इसको सेट कर देता हूँ मैं। ये कर्व बना के दे दी, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अब जो है आप जो है इन दोनों में से किसका रेट निकाल सकते हैं इसको देखते हैं। तो आपके पास क्योंकि ये वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है ये चीज, तो जो चीज वाई एक्सिस पे प्लॉटेड होगी उसका रेट निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनिशियल रेट मेथड यूज करना है। जो चीज वाई एक्सिस पे प्लॉटेड होती है इसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज करना है, हाफ लाइफ से। अब आप क्या करें, इसमें हाफ लाइफ चेक कर लें। हाफ लाइफ चेक करने के लिए आप जब चले तो यहाँ पता चला लेफ्ट से ये 2.0 है, इसका 1.0 तकरीबन यहाँ आ जाएगा, 0.5 तकरीबन यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर जो है 1.5 होगा। तो आपने क्या किया, हाफ लाइफ चेक करने के लिए आपने इधर से एक लाइन खींची और इस वैल्यू भी चेक किया, फिर इसका फर्दर हाफ होने के लिए जो लाइन थी वो आपने फिर खींची, फिर चेक किया, तो आपको पता चला लेट से इट इज 80 एंड इट इज 160। अगर आपने तीसरी भी चेक करनी तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जो चीज वाई एक्सिस में प्लॉटेड होगी इस ग्राफ में, तो उसके लिए हम कहेंगे कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to RBR because it has constant half-life of 80 सेकेंड। ये वाली बात तो हो गई। अब OH का कैसे रेट निकाला जाए, OH तो है ही नहीं इसमें, तो हम उसके लिए यूज करेंगे इनिशियल मेथड। फॉर ऑर्डर ऑफ OH we use initial rate method। तो ये क्या मेथड, तो वो रिएक्टेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर रहा हो उसके लिए आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये मेथड है क्या, तो आपने क्या करना है कि आपने दो एक्सपेरिमेंट करने हैं। ये देखें, आपको पहला जो था मैंने पेस्ट कर दिया, ये दे दिया उसने, तो यहाँ पर लिख दिया कि फॉर एग्जांपल ये OH की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, जब OH की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो थी 0.2 मोलर, तो उस वक्त आपके पास ये आ रहा था। फिर आपने क्या किया कि OH की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया, चाहे 0.1 कर दें, चाहे 0.4 कर दें, चाहे 0.6 कर दें, कुछ भी OH की कॉन्सेंट्रेशन आपको चेंज करनी होगी, वरना आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते इसका। तो हमने क्या किया, एक नया काम किया, हमने इसमें OH की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की और हमारे पास एक न्यू लाइन आ गई। और न्यू लाइन जो है कुछ इस तरीके से है हमारे पास के ऐसी आ गई।
और हमने लिखा है यहाँ पर कि ये OH की कॉन्सेंट्रेशन जो है इस वक्त दैट इज 0.4 मोलर है। तो हमारे पास ये लाइन आ रही है। अब हमने करना क्या है कि इन दोनों पे वर्किंग करनी है। अब इन दोनों पे वर्किंग करने के लिए जो है मैंने इन दोनों को आपको पहले इसको कर दिया कॉपी, क्योंकि हमें दो वर्किंग करनी है इसके ऊपर। अब हम निकालेंगे रेट, रेट निकालेंगे इनिशियल पॉइंट पे। तो अब जो है हम लिख रहे हैं पहले कि रेट व्हेन OH concentration is 0.4 मोलर। रेट यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि रेट जो है वो होता है dy/dx से निकलेगा। अब dy और dx निकालने के लिए आपको इसके ऊपर टेंजेंट गिराना है, किस जगह पे, इनिशियल पॉइंट के ऊपर। ये बेटा वो चीज है जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे हार्ड कॉपी पे, तभी आप इसको समझ सकेंगे, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा इसमें। तो आपने करना क्या है कि मैं यहाँ पे देखे कोशिश करता हूँ कि इस इनिशियल पॉइंट से इसको मिलाते हुए एक एक्सटेंडेड लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट हो गई है। लेकिन जो बच्चा इसको यहाँ से खींचेगा वो भी बोलेगा सर मैंने इनिशियल पॉइंट पे लिखी है। अब देखिए इसका dx और इसका dx दोनों के चेंज है, इसलिए आपके पास आंसर भी एक ही होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ब्लू लाइन के साथ रूलर रखना है, इस ब्लू लाइन के साथ रूलर रखना है, और जहां तक वो लाइन आपकी जा सकती है शुरू से लेके, बीच में कहीं से नहीं। मतलब मैथ्स में या फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि कहीं से भी बना ले और रेट तो निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको कंपेल कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है और लाजमी करना है। वो क्या करना है आपको कि इसके साथ रूलर रख के आपको इसको मैक्सिमम एक्सटेंड करके जिधर तक जा रही है लाइन, तो इस बेस के ऊपर जो है आपके पास जो है लाइन जो है इसकी इधर तक आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ से हमने उठाया, इस वैल्यू को नोट कर लिया, और हमने यहाँ पे लिखा कि ये हो गया हमारा dx, एक्स एक्सिस पे चेंज हो गया, जबकि ये वाला जो चेंज है हमारे पास, ये चेंज हो गया हमारे पास dy का, dy। अब जो है इसकी वैल्यू तो आपको लिखी है, इसने बताई कि 2.0 है फॉर एग्जाम्पल। किसकी कॉन्सोलेशन, ये RBR की, कीप इन माइंड। जबकि यहाँ पे dx में हमारे पास आ गया, लेट्स से ये मेरे पास जो जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, दिस इज वैल्यू इज 120। तो मैंने लिखा कि ये आपको पता है 0 है, तो देखें 0 120 तो 120 रहेगा, इस तरीके से 0 2 तो 2 रहेगा। हमने यहाँ पे लिखा 2.0 माइनस 0.0, यहाँ पे लिखा हमने 120 माइनस 0.0। ये आपको पता है कि डी का मतलब होता है चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, उस बेस के ऊपर। वरना जो है आप जो है सिर्फ ये 2 नंबर पे लिख देते तो आ जाता, क्योंकि ग्राफ को आप लोग एक्सटेंड यूज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आ रहा है इस वक्त। रेट जो हमारे पास आ रहा है ये हो गया 2 डिवाइड बाय 120, इसका आंसर आ गया 0.01666। ठीक है, हमने भी लिख दिया। अब इसका यूनिट क्या बन जाएगा, डी वाई पे देखिए आपके पास क्या चीज है, डी वाई पे आपके पास क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन। और डी एक्स पे क्या चीज है वो भी नोट कर लें, टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, और इस तरीके से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी आप लोग ले सकते हैं। ये हो जाएगा मोल पर डी एन क्यूब, जो पी हो जाएगा सेकेंड। तो हम यहाँ पे इसका यूनिट बन जाएगा आपके पास मोल पर डी एन क्यूब पर सेकेंड। हमारे पास ये रेट आ गया जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी थी, 0.4 थी। यही काम जो है हमने रेड वाली लाइन पे भी किया जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 थी। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे लिखा कि इसको खत्म किया, यहाँ से यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया दोबारा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेट व्हेन OH concentration is equals to 2.0 मोलर। इस वक्त फिर जो है मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ, और अब जो है यहाँ से अब रेड के साथ हमें चलना है साथ साथ। तो रेड के साथ चलते 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 लेट से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो रूलर रख के आपको ये अभी थोड़ा सा, तो ये खराब है,
ये भी खराब है, ये भी आउट है, ये काफी बेहतर है, और इस जगह को हमने नोट कर लिया। लेट्स इसका आंसर जो है दैट इज 240 आ रहा है, और ये जो वैल्यू थी आपके पास 2.0 थी, और ये 0 है। तो इस वक्त आपके पास dx जो बन जाएगा, और आपके पास जो dy बन जाएगा, ये dy हो गया, ये dx हो गया। अगेन रेट निकालने के लिए आप लोग लिखेंगे dy अपॉन dx। dy हो गया आपके पास 240 माइनस 0, जबकि नीचे हो जाएगा आपके पास, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 2.0 माइनस 0.0, तो नीचे आ जाएगा 240 माइनस 0.0। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 डिवाइड बाय 240। इसका आंसर आ गया 0.00833 मोल पर डीएम क्यूब। आपके पास दोनों रेट आ गए, आपने लिखा कि रेट यहाँ पे आ गया आपके पास 0.00833 मोल पर डीएम क्यूब। हम इसको भी एक बॉक्स में ले लेते हैं, तो आपके पास दो रेट आ गए। देखिए दो रेट आ गए आपके पास और दो कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास। अब इस बेस के ऊपर जो है आप C2/C1 वाला फार्मूला यूज करेंगे और उसे ये सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे बढ़ते, और अब हमने लिखा कि फाइनली C2/C1 इज इक्वल टू R2/R1, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन थी हमारे पास 4.0, लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी 2.0। मैं चेक कर लूंगा जी। हायर पे जो रेट था दैट वाज निकाला हमने 0.0166, 0.01666, जबकि नीचे वाला जो रेट आ रहा है हमारे पास 0.00833, 0.00833। इसको अगर सॉल्व करते इसका आंसर तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.01666 डिवाइड बाय 0.008। इसका आंसर भी आ रहा है 2। अगर ऐसा हो गया है तो फिर जो है आपको पता है कि इसकी पावर, इसका n इसकी पावर 1 के बराबर बन जाएगा। बेस सेम हो गई है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब फ्रॉम different concentrations of OH and initial rate method, order with respect to OH is first order। ठीक है, तो अब जो है इसको हम दोबारा एक बार बता दें कि हमने ये क्या पढ़ाने की कोशिश की। अब देखिए बोर्ड से आपको यहाँ पर भी हमने ये बात की है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, ग्राफिकल मेथड जो है हमारे पास, ग्राफ किस चीज का आएगा, नॉर्मली ग्राफ आएगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो जो चीज वाई एक्सिस पे प्लॉट करेगा उसके लिए हम हाफ लाइफ यूज कर लेंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन थी, इसमें से आर बी आर को उसने प्लॉट किया, तो हमने इसके लिए हाफ लाइफ मेथड यूज किया और हमने कहा कि आर बी आर यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ आ। इस तरीके से यहाँ पर हमने इनिशियल रेट मेथड की बात की कि वो रिएक्टेंट कैन बी यूज फॉर द रिएक्टेंट हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट गिवन। क्या करेंगे इसमें, द रेट विल बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट एंड देन यूजिंग दिस फार्मूला। क्या किया हमने, OH की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हमने एक ये ली थी कॉन्सेंट्रेशन, एक ये ली थी, इन दोनों पे हमने रेट निकालने के लिए जो है टेंजेंट गिराए यहाँ पर। ये इस वक्त जो है ब्लैक वाली पे 1.0 पे आ रही है, तो हमने इसके लिए जो है रेट निकाला, ये आ गया पॉइजन। इस तरीके से हमने फिर जो है दूसरी वाली लाइन के लिए जो रेट निकाला, उसका जो है आंसर हमारे पास ये आ गया। फिर जो है हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, इसकी बेस के ऊपर हमारे पास ये आ गया। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया है, ये ऑर्डर सेकंड भी आ सकता था, ये 0 भी आ सकता था। तो आपको करना क्या होगा, इसको जाके चेक करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा होता है। इस बेस के ऊपर जो है हम इस पे जरा कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन मिल गए हमें। चल ये करते हैं।
देखिए ये तो इसने जो भी बोला बकवास की छोड़े इसको। आप इसकी रेट इक्वेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे इसकी रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पावर एंड आयोडाइड की पावर एंड एच आयन की पावर आप नहीं लगा सकते। आपको इनको x और y और z लेना पड़ेगा। इसी बेस के ऊपर उसने क्या यूज किया है, इनकी जगह पे उसने कहा है कि मैं यूज कर रहा हूँ ए बी एंड सी। कहाँ लिखा है? ये बनेगी सी। ठीक जी। अब वो कह रहे हैं रिएक्शन जो 3 स्टेप्स में हो रहा है, पहले स्टेप में ये चीज होती है, दूसरे में ये और तीसरे में ये। अब इस बेस के ऊपर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कहता है कि आप जो है आप मुझे पहले बताएं कि अगर आपका स्टेप 1 स्लोएस्ट हो तो ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो स्टेप 1 अगर स्लो होता है आपके पास, तो उस वक्त आपके पास ये 2 रिएक्टेंट्स होने चाहिए, स्टेप 1। ठीक है। इस बेस के ऊपर H2O2 जो है ये रहा, एन आयोडाइड ये रहा, इसमें H है ही नहीं। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यूज लिखनी हो तो आपके पास दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, और इसको जो है थोड़ा सा मैं नीचे कर सकता हूँ, नीचे कर देता हूँ ताकि जो ये बात समझ आ जाए आपको। इस बेस के ऊपर हम इसको लिख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसको लिखेंगे 0 ऑर्डर। ठीक जी। अब वो सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर स्टेप 2 आरडीएस हो, जिसके लिए आपको शुरू शुरू में बताया था, आपको स्टेप 2 अगर आरडीएस हो तो आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करें। तो वो लेंदी था, सब ये वाला आसान है। क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, अगर स्टेप 2 आरडीएस हो तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें। ऐड करने में बेटा ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास रिएक्टेंट्स में ये चीजें बन जाएंगी और प्रोडक्ट्स में ये चीजें बन जाएगी। तो हमारे पास जो है इस वक्त रिएक्टेंट्स हमारे पास आ जाएंगे H2O2 प्लस I नेगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो आपके पास जो रेट बनेगा वो बनेगी इसकी पावर भी 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 बन रहा है आपके पास, इसका भी 1 बन रहा है, इसका भी 1 बन रहा है। तो आपके पास 1 1 एंड 1 तीनों रिएक्टेंट्स आ गए और तीनों की पावर 1 1 1 बन गई। अब वो आपसे कह रहा है कि थर्ड स्टेप अगर स्लो हो, तो ये क्योंकि मैंने पूरी एग्जांपल आपको लेक्चर में करवाई थी, तो इसलिए अगर थर्ड स्टेप हो तो आपने क्या करना है, इसमें सबको ऐड कर दें, फिर तीनों स्टेप्स को ऐड कर दें, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वक्त आपके पास जो रिएक्टेंट में चीजें बचेंगी उसी ऊपर रेट इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास क्या क्या बचा? आपके पास बचा H2O2 एक बचा, आयोडाइड आपके पास 2 हो रहे हैं, देखिए एक ये आयोडाइड है, एक ये आयोडाइड है। तो आपने इसलिए लिख दिया 2 आयोडाइड। आपने H प्लस भी 2 लिखने हैं। क्यों लिखने 2 H प्लस? क्योंकि आपके पास H प्लस भी 2 हो रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इस बेस के ऊपर आपके पास जो कोफिशिएंट बन जाएंगे, H2O2 का कोफिशिएंट जो कि A था वो 1 रहेगा, इसका कोफिशिएंट 2 है, उसकी पावर 2 बन जाएगी। B जो था इसका पावर जो है इसमें B दी थी जो कि 2 हो जाएगी, जो कि आपके पास इसके ये कोफिशिएंट यही पावर बन जाते हैं। इस तरीके से जिसकी पावर C थी वो भी 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह 1 2 एंड 2। ठीक है। तो इस बेस के ऊपर जो है ये वाला हमने पार्ट कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। अब वो आपसे कहता है कि ये भाई डेटा है आपके पास, होगा भाई, सेट है। अब इसमें आपके पास कितने रिएक्टेंट्स थे? आपके पास 3 रिएक्टेंट्स थे। मैं दिखा देता हूँ आपको। एक रिएक्टेंट आपके पास ये था, एक ये था और एक ये था। उसने प्लॉट किसको किया हुआ? आयोडाइड को। तो आयोडाइड के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? फाइंड करने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए हम हाफ लाइफ यूज कर सकते हैं। अभी आपको करके ही दिखा देते हैं, क्वेश्चन बाद में आएगा, हम पहले इसको कर देते हैं। तो 1 का जो हाफ होता है दैट इज 0.5। इसके लिए हमने टाइम नोट किया, तो हमारे पास टाइम जो आ रहा है इसका सही सही से बना के देखते हैं। तो 0.5 पे हमारे पास लाइनें, तकरीबन ये आ गया। इसका होता है 2.5 का हाफ हो जाएगा 2.5। तो 2.5 पे हमारे पास लाइन होगी यहाँ पर। इस वक्त जो है हमारे पास ऐसा आंसर आ। तो अगर मैंने इसको आगे ले गया हूँ तो आगे नहीं लेके जाता, इसको मैं पर्टिकुलर जगह पे रोक देता कि ऐसे कर दो इसको कि इस जगह पे यहाँ पे सीधा सीधा रखता हूँ, और इस तरीके से 2.5। इस केस में आपके पास जो पहली हाफ लाइफ आ रही है दैट इज 90।
और अगली हाफ लाइफ भी क्या आ रही है 90। इसका मतलब कांस्टेंट हाफ लाइफ आपके पास आ रही है। तो ये दोनों जो है 90 की ये है 90 की ये है, दोनों कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब हुआ आयोडाइड के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर हो गया, कांस्टेंट हाफ लाइफ आ रही है इसकी। बहरहाल तो पूछेगा तो देखते हैं। नंबर 1, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन स्टेट इट्स यूनिट्स। आप जो है पहले इसके इनिशियल रेट निकालें और उसके यूनिट्स बताएं। इनिशियल रेट निकालने के लिए हमने यहाँ पर इसको कर दिया साफ, और इनिशियल रेट निकालने के लिए हमने करना है यहाँ पर एक लाइन खींचनी है इसके साथ मिलती जुलती, और देखते हैं खराब हो गई। अब बेहतर है, काफी बेहतर है। ठीक है, थोड़ा सा और भी कर सकते हैं इसको इधर। वन एटी को भी हम टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रूलर लेके कर देंगे। तो हमारे पास जो है इस वक्त जो है बेटा ये हो गया हमारे पास डी एक्स, और ये हो गया हमारे पास डी वाई। तो रेट में यहीं पे कर देता हूँ आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स से रेट आ जाएगा। डी वाई जो हमारे पास दैट इज 0.001, जबकि डी एक्स जो है दैट इज 180, और इससे हमारे पास रेट आ जाएगा 0.001 डिवाइड बाय 180। तो इसका आंसर आ गया 5.55 टेन टू द पावर 2 4 6 -6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके यूनिट की बात की, यूनिट आपको पता है कि रेट के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डीएल क्यूब पर सेकेंड होता है, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। और ये था आपके पास 5.55 एक्सपोनेंट -6। फिर वो कहता है कि हाफ लाइफ यूज करते हुए शो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड। ये हमने करके दिखाया था। आयोडाइड हैज कांस्टेंट हाफ लाइफ ऑफ 90 सेकेंड। ठीक है, वो वर्किंग जाके चेक करेगा आपके ग्राफ में आपने क्या किया हुआ है, तो वो ग्राफ में जो है आपकी वर्किंग होनी चाहिए वहां पर। इसके बाद वो कह रहा है कि अब आपने ये जो चीजें निकाली हैं, तो कह रहा है यूज द फॉलोइंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब आपके पास टेबल आ गया। इस टेबल में गौर से देखें तो क्या क्या हो रहा है। देखिए ये चीज कांस्टेंट है, सही है, और ये चीज चेंज हो रही है, और रेट भी चेंज हो रहा है। आप कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं और उससे ही कर सकते हैं। अब इस बेस के ऊपर जो है आपने इसको लिखा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज, मैं मतलब C2/C1 वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, R2/R1 वाला। हायर कॉन्सेंट्रेशन इज 0.07, लोअर कॉन्सेंट्रेशन 0.05, हायर पे रेट 1.4, लोअर पे रेट 1.0, और इसकी पावर 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं जल्दी से, 0.07 डिवाइड बाय 0.05, आंसर आ गया 1.4। और इस तरीके से इसका आंसर भी 1.4 आ रहा है, बेस सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको चेंज करने से रेट पे ये फर्क आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे। अब इसमें देखें ये चीज कांस्टेंट नहीं हो रही, गौर से देखें, ये कांस्टेंट हो ही नहीं रही कि हम उसका चेंज नोट कर सकें। जब ये कांस्टेंट नहीं हो रही, कभी ऐसा टेबल आएगा पर हमारे पास, तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने एक कॉलम अपने लिए आसानी के लिए बना लेना। वैसे तो कॉमन सेंस से पता चल जाता है, पहले मैं कॉमन सेंस वाली बात करके निकलूंगा। देखो कॉमन सेंस ये है कि अगर 5 पे 10 था 5 पे 10 था, तो 7 पे 14, 9 पे 18, इसका तो इम्पैक्ट नहीं आया। अब जो है, लेकिन हमारे पास हर वक्त कोई, हर बच्चे की कॉमन सेंस इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। कॉमन सेंस ही होती है, अनकॉमन सेंस होती है। इसके लिए आपने करना क्या है, जिसका पता चल गया है, जिसका पता चल गया है उसकी वैल्यू तो आप ये वाली लास्ट वाली ही लिखते हैं 0.09। ठीक, लेकिन जिसका पता नहीं चला, इसका नहीं पता चला आपको, इसकी वैल्यू ये वाली मत लिखें, बल्कि इसके पीछे वाली की वैल्यू उठा के लिखें 0.05, और ये आप रेट निकाल सकते हैं। कैसे, आपको इसका पता चल चुका है। देखिए मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली ऐसा डेटा बना लिया कि ये चीज होगी कांस्टेंट आपकी, और ये चीज आपकी चेंज हो रही है, जिससे आप इसका चेंज निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन इज 0.09, लोअर कॉन्सेंट्रेशन 0.07, हायर रेट
वी डोंट नो। लोअर पे रेट 1.4, इसकी पावर 1 है, ऑर्डर आपको पता चल चुका है। अब इस बेस के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.09 डिवाइड बाय 0.07 इंटू कर देंगे 1.4, इसका तो 0.09 डिवाइड बाय 0.07 1.2, और जो है फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1.4 से 0.4, तो ये आ रहा है इसका आंसर 1.7999, ठीक, जो कि तकरीबन 1.80 बन रहा है, राइट। तो अगर आपके जो लास्ट मैंने जो बनाया आपके पास रो, इसको आप गौर से देखें तो आपके पास आपका जो सोल्यूशन था वो आ चुका है। ये सिर्फ लास्ट वाले 2 रो देखिएगा, आपके पास सोल्यूशन आ चुका है। जो अननोन था, अगर उसके बारे में आपके पास कभी ऐसा टेबल आ जाए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की कॉस्टिंग नहीं हो रही, उस वक्त ये काम कर लेना। अब देखें कि क्या क्या हुआ। ये जो डेटा मैंने लिखा है इसके ऊपर वर्किंग करूँ अगर, तो आपको दिखाते हैं कि ये देखिए कांस्टेंट है और ये हमने चेंज कर दिया, रेट पे क्या फर्क आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा। दोबारा देखें, ये 0.09 कांस्टेंट, इसको 0.07 से 0.05 कर दिया मैंने, कम कर दिया, जो ज्यादा कर दिया। रेट इसका पहले कितना था 0.07 पे 1.8, अब कितना है 1.8, वो फर्क पड़ा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 ऑर्डर हो गया, जबकि ये फर्स्ट ऑर्डर हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा इसके ये वाले क्वेश्चन जो हैं, और बाकी जो है ग्राफ में जो आपको प्लॉट करना होता है तो उसमें थोड़ा सा मामला होगा, उसको जो है हम इंशाल्लाह इस तरह से। अब फ्रॉम योर रिजल्ट डिड्यूस व्हिच ऑफ द 3 स्टेप स्लोएस्ट रेट रेड्यूस स्टेप। तो इसकी बेस के ऊपर आप बताएं कि स्लो कौन सा होगा। तो आपने अभी तक क्या किया, देखिए आयोडाइड आप निकाल चुके हैं। आयोडाइड जो है आपका फर्स्ट निकला था, ये भी आपका फर्स्ट निकला था, जबकि ये जो है 0 निकला। तो इस बेस के ऊपर आपकी जो रेट इक्वेशन बनती है वो बनती है कि H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 एंड आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन 1, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए H प्लस नहीं होना चाहिए। तो इस बेस के ऊपर वो कह रहा है जो पीछे उसके मैकेनिज्म दिए थे उनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है। तो जाके देखते हैं, इसको करते हैं साफ, यहाँ से देखते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म इसमें से कंसिस्टेंट हो रहा है। ये चीजें होनी चाहिए इसमें, एक H2O2 होना चाहिए और एक आयोडाइड होना चाहिए, और H प्लस नहीं होना चाहिए। तो ये वो है, H2O2 एक, आयोडाइड एक। नेक्स्ट स्टेप 1 इज RDS, तो यहाँ पे लिखेंगे